हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। फ्रेंड, आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 में के लिए मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो फ्रेंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी होती है एल्जेब्रिक सम की विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स थ्रू लाइन्स एंड कर्व। ठीक है, ये क्या होता है, जो एल्जेब्रिक सम्स होते हैं, एल्जेब्रिक सम्स कौन से होते हैं या एल्जेब्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो इन एल्जेब्रिक इक्वेशंस का जो स्टडी होती है, इनको पढ़ा देखो, एक तो इनको स्टडी करने का तरीका होता है जो एल्जेब्रिक हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, या लीनियर इक्वेशंस, ये जो तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन होता है, ये सब तरीके होते हैं उसको स्टडी करने का। एक तरीका होता है इसको ग्राफिकली, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम देखें कि प्रैक्टिकली ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं इनको कैसे स्टडी करा जाता है। तो उस फील्ड को, उस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनको जो पढ़ा जाता है वो ग्राफ पे पढ़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइन्स एंड कर्व, कर्व और लाइन्स की हेल्प से पढ़ा जाता है। दूसरा, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हेल्प करती है हमें किसी भी प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, पॉइंट्स को, जो बिंदु हैं उनको किसी भी प्लेन में लोकेट करने के लिए हमें हेल्प करती है। देखो, आपको पता है, हम जब भी, यदि हम किसी इंजीनियरिंग फील्ड में यदि हम बात करें तो किसी पॉइंट की लोकेशन यदि हमें देनी है तो कैसे देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट से। ठीक है, उसका लैटिट्यूड इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड नॉर्थ, इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड साउथ या ईस्ट या वेस्ट। तो ये सब क्या होते हैं, आपके पॉइंट्स की लोकेशंस होती हैं। तो ये किसकी वजह से हम दे पाते हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो फ्रेंड, ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो लोकेशन हम देते हैं किसी भी प्लेन में, वो किसकी हेल्प से देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही दिया जाता है। अब बात आती है इसका यूज कहाँ होता है फील्ड में। अभी हम जो है एक जनरल बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ होगा, या हम इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं और हमसे ये चीजें पूछी जा रही हैं तो इस चीज का वो यूज कहाँ होगा हमसे। तो फ्रेंड, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना कई सारे फील्ड्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का में, कैलकुलस में, डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, अब आपको इस चीज समझनी होगी। देखो, आप किसी एक इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर बन रहे हो, आप सिविल इंजीनियर की फील्ड में जा रहे हो, वहां पे आपको सर्वे करना होगा, आपको वहां पे पॉइंट्स लोकेट करने होंगे। जब पॉइंट्स को लोकेट किसके हेल्प से करोगे, ज्योमेट्री की हेल्प से करोगे। ठीक है, डिग्री होंगी उसमें, मिनट्स होंगी, ठीक है, डायरेक्शंस होंगी। तो फिर फ्रेंड, यही चीजें हम कहां से सीखते हैं, एक बेसिक लेवल जो होता है चीज को पढ़ने के लिए, वो क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पता होगा, प्लेन्स नहीं पते होंगे, ठीक है, एक्सेस नहीं पता होंगे, तो आप वहां पर इन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसी का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम 9th और 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अब चालू करते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, ये तो हमारा जनरल व्यू था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, किस लिए यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है। तो फ्रेंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाया है आपके लिए। ठीक है, बीच में ओ है, इधर एक्स, इधर वाई डैश, इधर एक्स डैश। फ्रेंड, पहली बात, यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहीं पर यदि हम वाई डैश की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखो फ्रेंड, आपको ये दिख रहा होगा कि वाई डैश और एक्स डैश जो है वो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट पर क्रॉस हो रहे हैं। उसको मैंने क्या नाम दिया है, ओ। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। ठीक है, यहां से मतलब ये क्या है, इसका उद्भव केंद्र है, ओरिजिन है, यहां से इसका उद्गम हुआ है, यहां से ये निकली है दोनों एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहां से निकली है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद बात आती है कि ये जो हमारा प्लेन है, जो एक्सिस हैं, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये प्लेन को डिवाइड कर रही है हमारे 4 पार्ट्स में। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो, आपने देखा, आप देख रहे होंगे, यू ऑब्जर्व दैट द एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन into 4 parts
किसमें, 4 हिस्सों में आपको पार्ट डिवाइड कर रहा है। देखो 1 2 3 4, ये 4 हिस्सों में क्या कर रहा है, इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों एक्सिस। अब इन्हीं चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब बात आती है सर ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड क्वाड्रेंट क्या होते हैं आपके, क्वाड्रेंट होते हैं 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। ठीक है। अब देखो ये पूरा क्या था आपका प्लेन है, इस प्लेन में ये 2 एक्सिस हमने खींच दी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा, इस पूरे प्लेन को 1/4 हिस्से में बांट दिया, मतलब 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। 1/4 हिस्सा ये, 1/4 हिस्सा ये, दोनों मिलके 2/4 हिस्से हुए, मतलब आधा हिस्सा हो गया। ऐसे ही ये तो पूरा करके एक बन गया। तो इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्से उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, मतलब कि 1/4 हिस्सा। अब ये जो क्वाड्रेंट हमने बांटे हैं इनको हमने नंबरिंग करी। नंबरिंग कैसे करी, नंबरिंग करी हमने इनकी 1st, 2nd, 3rd और 4th। फ्रेंड ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब बेसिक है, और यही आपके जो मैं क्वाड्रेंट बता रहा हूँ कि कहाँ से चालू करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे पड़ता है, उसमें कैसे एक्सिस अपने पॉइंट्स को लिखते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो हमने जो नंबरिंग दी वो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th की नंबरिंग दी, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हमने क्या करा, नंबरिंग दी फ्रॉम OX। कहां से, फ्रॉम OX। क्योंकि अब बात आती कि सर आपने जो नंबरिंग की है वो तो पता चल गया एंटी क्लॉकवाइज की है, और नाम आपने दिए 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd और 4th क्वाड्रेंट। लेकिन इसको हमने चालू कहां से करा, तो इसको हमने चालू करा है OX एक्सिस से। ठीक है। अब फ्रेंड इसमें आ जाते हैं, ये क्या है हमारा OX। इस OX से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने चालू करा। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो कि घड़ी की दिशा में चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। तो घड़ी किस दिशा में चलती है, यदि घड़ी यहाँ पे 12 होता है ना, घड़ी में यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, तो घड़ी कैसे चलती है आपकी, इस दिशा ऐसे चलती है। ठीक है, मतलब 12 से 3 की तरफ चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा फिर, इस तरह से उल्टा। तो यहां से हम इस तरीके से चलेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1st क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ आपका 2nd हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3rd हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4th हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पे चलना है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो इसका एंगल होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 90 डिग्री, 0 से 90। कहां से, 0 से 90। यहाँ पे कितना होता है, 90 से 180। यहाँ पे कितना होता है, 180 से 270। और यहाँ कितना होता है, 270 से 360। तो ये माइनर सी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। अब फ्रेंड बात आती है कि ये तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लिया, ठीक है, उसमें हमने पता भी कर लिया कि कहाँ पे यूज होता है। दूसरी बात हमने एक्सिस पढ़ ली, दोनों के एक्सिस जो है प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है, ये भी पढ़ लिया, उनके नाम भी पढ़ लिए, 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd और 4th क्वाड्रेंट में भाग करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनके नाम लिखे जाते हैं, OX से हम चालू करते हैं। अब बात आती है कि इसमें, इन सब में जो हम इनके पॉइंट्स लिखते हैं, उन पॉइंट्स को, मतलब किसी भी पॉइंट, अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क करा, तो इस पॉइंट की स्थिति, ठीक है, वो हम कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये तो हमें पता है। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये मार्क करा, तो इसको हम कैसे, तो फ्रेंड यही चीज मुझे यहाँ पे बतानी है आपको कि कोई भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हम यदि उसको लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद फिर y की कॉमा लगा के y एक्सिस की उसकी वैल्यू लिखेंगे उस पॉइंट पे। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ समझाता हूँ फिर आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, y एक्सिस और x एक्सिस आपके हो गए। ये हो गया y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, ये हो। अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब मुझे इस पॉइंट का वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये पॉइंट x एक्सिस पे, मतलब कि OX पे कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ पॉइंट को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये मान लिया मैंने A है। ठीक है, चलो A नहीं x मानते हैं, x मान के चलते हैं। और ये y एक्सिस पे कुछ ना कुछ दूरी चल रहा है, तो ये कितना होगा, y हो गया।
तो अब इसके पॉइंट जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, पहले एक्स वाली दूरी कि एक्स पे वो कितना दूर जाके काट रहा है, और फिर वाई वाली दूरी की वो पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना दूरी पे जाके काट रहा है, और उन दोनों को मैं ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, स्मॉल ब्रैकेट में इन दोनों को चीजों को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट की तरह लिख लीजिए, बाद में ऐसे ध्यान नहीं रहेगा तो नोट पढ़ोगे तो उसमें भी ध्यान आ जाएगा। क्या है, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट of a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then the y कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट, और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे 4 3 -6 -2। तो ये क्या है, 4 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, 4 वैल्यू जो है वो है एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, और 3 किसकी है, वाई एक्सिस पे वैल्यू है। तो इस तरीके से पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू फिर वाई एक्सिस की वैल्यू, और उन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहां तक ये सब चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है इनकी साइन कन्वेंशन। मैंने आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे तो आपने प्लस माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों लगा दिए। ठीक है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ये चीजें क्या हुआ है, तो ये सब क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन। तो मैं इसी डायग्राम में आपको साइन कन्वेंशन जो है वो बता रहा हूँ। तो फ्रेंड ये जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स जो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे उस पर डिपेंड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट पे, हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन आपके होते हैं। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सिंपल सा आप इतना ध्यान रखना, आपके क्वाड्रेंट मैंने बता रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से चलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी जो मतलब जो होते हैं ये प्लस और प्लस के होंगे, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां मैं लिख देता हूं क्वाड्रेंट सेकंड, यहाँ आपका थर्ड और यहाँ आपका फोर्थ। देखो प्लस प्लस क्यों, अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने ये छुपा लिया, ठीक है, नीचे वाला भी छुपा लिया, ये इससे छुपा लिया। यहाँ पे जो मेरी एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो किसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू वो किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे जो दूरी आएगी इस पॉइंट की वो भी प्लस में आएगी, यहाँ पे जो दूरी आएगी वो भी प्लस में आएगी। अब बात कर देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस। क्यों, यहाँ पर ये तीनों चीज छुप जाएंगी। हमारे पास कौन से प्लेन बच रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला। तो इसमें जो ओ एक्स डैश है वो कैसी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे भाई एक्स हमें पहले लिखना है तो मतलब माइनस की वैल्यू पहले और प्लस की वैल्यू बाद में। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो दोनों वैल्यू माइनस की आएंगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से नीचे जो वाई एक्सिस होता है वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, और ओरिजिन के पीछे की साइड में मतलब कि वेस्ट वर्ड में जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे दोनों ही जो एक्सिस हैं वो नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे दोनों ही साइन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ का हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ। ये क्वेश्चंस भी आपसे कभी कभार पेपर में एग्जाम्स में पूछ लेता है वो। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, तो यहाँ पे एक्स तो आपका प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, वाई तो नेगेटिव। तो फ्रेंड बस आपको ये या तो इस तरीके से याद कर लो या इतना याद रख लो, ठीक है, कि ओरिजिन से यदि आप राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, ये मेरा राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपका भी ये राइट हैंड साइड होगा। तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की वो प्लस होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होगी। ऐसी ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस की वैल्यू, और ओरिजिन से नीचे चलेंगे तो वाई एक्सिस में माइनस की वैल्यू रहेंगी। तो उसी के आधार पर कौन सा क्वाड्रेंट आपको पड़ रहा है। यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ये वाला पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पहले एक्स की वैल्यू आती है तो पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएंगी। एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव, वाई प्लस तो प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपका साइन कन्वेंशन भी जो है कंप्लीट हो गया। फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है
जो मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं वो तो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं वो हमने सीखा है कि भाई हमारे जो एक्सिस कौन से होते हैं, एक्सिस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इनको क्रॉस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ये उस प्लेन को, जहां पे किसी भी प्लेन में इनको खींचा जाता है, उस प्लेन को ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन 4 इक्वल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट, ठीक है। इनकी नंबरिंग हमने कैसे करी, इनकी नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, ओ एक्स से चालू करते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से चालू करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के रूप में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है, सेकंड का 90 से 180 होता है और तीसरे का 180 से 270, 270 से 360 चौथे का होता है। तीसरी बात, जो आपका इनको लिखने का किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या है, पहले उसकी एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस होगी वो लिखी जाएगी, फिर वाई वैल्यू लिखी। तो फ्रेंड अब जो हमें जो इसमें मेन जो चीजें पढ़नी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में से क्या क्या चीजें पूछी जाती है, वो हम कुछ फॉर्मुलेज हैं और कुछ चीजें हैं वो हम पूछते हैं, वो एग्जाम में वो पूछी जाती है। जैसे कि इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी लाइन का डिस्टेंस पूछ लेगा, किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। या वो पूछ लेगा कि 2 पॉइंट हैं, ठीक है, उनको एक पॉइंट एक किसी रेशियो में आपका डिवाइड कर रहा है, तो जो वो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उनके कुछ जो है सीधे फॉर्मूले हैं, उनको सीधे अप्लाई करो, सीधे आपका आंसर एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो वो चीजें हम देख लेते हैं, उन फॉर्मुलेज को हम आपको बता देते हैं कैसे यूज करना है, वो चीजें देख लेते हैं। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है, सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहली चीज क्या है आपकी, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इसको आप ऐसे समझिए, ये कोई पॉइंट है 2, एक P एक Q, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, आपको ये ऐसे डायग्राम भी दे सकता है या बोल सकता है कि कोई पॉइंट P और Q है, उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है और उनके बीच की आप डिस्टेंस बताइए कि उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। अब या ये बोल सकता है 2 शहर हैं, 2 सिटी हैं P और Q करके, या बोल सकता है दिल्ली और मुंबई 2 शहर हैं, ठीक है, 2 सिटीज हैं, और जो दिल्ली है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो आपका मुंबई है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस हमें बताइए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका काम करता है वो काम करता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, ये जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं इन्हीं की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो अभी हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P और Q के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जनरल फॉर्म में हम लगाते हैं, जनरल फॉर्म क्या है उसका वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, किसी भी उसके बीच में निकालने के लिए, तो x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। तो ये तो है आपका इसका फॉर्मूला, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का जब आपको उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, ठीक है फ्रेंड। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला है ये। अब बात आती है कि यदि कोई पॉइंट है, यहां मैं कंडीशंस लिख देता हूं, केस है, एक स्पेशल केस है ये, इफ अ लाइन passes from origin, और किस भाषा में लिख सकते हैं हम इसको, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से यदि किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछा हुआ है, या बोल रहा है कि ओरिजिन से कोई लाइन जा रही है, मतलब कोई जैसे ये लाइन हमने P से चालू करी है, ऐसी ये लाइन यहां से जा रही होती है ओरिजिन से, तब उसकी डिस्टेंस क्या होती है। तो उस समय आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो सिर्फ एक के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, देखो वो आप इसमें यहां से समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्या बोल रहा है,
ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, यहां से किसी पॉइंट क्यू की डिस्टेंस, तो क्यू के आपको कोऑर्डिनेट मिल गए एक्स और वाई। जबकि ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ये तो मैंने पहले बता दिया, किसी भी ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो 0 0 होते हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ क्यू के ही कोऑर्डिनेट मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिन और उस क्यू के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ओरिजिन को हमने किससे, ओ से डिनोट करा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ओ क्यू इक्वल्स टू रूट, देखो हम क्या करते थे, x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 x, तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। कब, जबकि आपका ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाली हो। तो ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूले के दो फॉर्मूले हैं। एक तो जनरल फॉर्मूला है जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो जब आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हों। एक फॉर्मूला जब वो बोला हो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको ओरिजिन से, तो उस समय फॉर्मूला आपका ये वाला यूज होगा। तो इन फॉर्मूलों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। मैंने इसलिए ग्राफ के साथ आपको समझाया जिसकी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या, सेक्शन फॉर्मूला। अपने नोट्स आप तैयार कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जहां पे आपको लगता है कि तेज पढ़ा रहे हैं तो उसको आराम से देख भी सकते हैं। और फ्रेंड आज शाम को जो हमारा जो टाइम टेबल है वो मैंने आप पब्लिश कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं कि हमारे लाइव टेस्ट जो हैं वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कब कब आ रहे हैं, तो आप वहां से भी उन चीजों को देख सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड। यदि फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अब बताते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। तो फ्रेंड इसमें कुछ चीजें आप लिखिए पहले, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई, मतलब किसी भी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है, इसको x1 और y1 कर लो, इसको x2 y2 कर लो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, सेक्शन फॉर्मूला हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो किसी लाइन सेगमेंट ए बी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, इनको क्या करती है, काटती है, डिवाइड करती है किसी डिफरेंट रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है, वो m1 हमने मान लिया m1 और m2 रेशियो में वो उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब डिवाइड करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो उसको इंटरनली डिवाइड कर सकती है या उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर सकती है, या तो बाहरी रूप से डिवाइड कर सकती है या अंदरूनी रूप से उसको डिवाइड कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो उस चीज यहाँ पे अब जो फॉर्मूले बनेंगे वो दो फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन आप बस एक को याद रख लेना, हम दूसरे को अपने आप ही याद करवा देंगे। कैसे, अब देखते हैं क्या। हमने क्या बोला, पहली चीज केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो, डिवाइड कर दिया इंटरनली। रेशियो क्या है आपका, m1 और m2। m1 और m2 रेशियो में किसी भी लाइन सेगमेंट AB को जो है इंटरनली उसने डिवाइड करा है पॉइंट P ने, ठीक है। अब हमें पॉइंट P के XY जो हैं, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो बताने होते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। देखो सेक्शन फॉर्मूला में आपको, आपके पास क्या है, A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है और रेशियो है, तो आपसे क्या पूछ लेगा, इसके कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, या P के कोऑर्डिनेट दे देगा, B के कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो दे देगा, A का पूछ लेगा, ठीक है। A B और P है तो रेशियो पूछ लेगा। कुछ भी इन 4-5 चीज हैं, उसमें से 4-5 आपके पास 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, ठीक है। कोई सी भी 3 देके एक चीज वो आपसे पूछ लेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड वो क्या बनेगा, फॉर्मूला लिख लेना आप इसका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2। ये क्या है फ्रेंड, ये कोऑर्डिनेट जो p है, पॉइंट p है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x और y की वैल्यू। ठीक है, ये p के जो कोऑर्डिनेट हैं, p के कोऑर्डिनेट x y की वैल्यू है। ये आपका जो है x है और ये आपका जो है y की वैल्यू है, मतलब ये x इक्वल के बराबर है, ये y के बराबर है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया किसका, जब वो इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा हो। अब केस आता है सेकंड केस में क्या है आपका, डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो m1 m2। जब वो बाहरी मतलब बाहर से कर रहा है, एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1 और m2, तो उस समय जो है आपका क्या रहेगा फॉर्मूला, m1 x2 माइनस का m2 x1, m1 माइनस का m2, m1 y2 माइनस का m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये तो आपका एक्सटर्नली का फॉर्मूला हो गया। अब बोलोगे सर आपने तो इतने सारे फॉर्मूले बता दिए, कैसे याद रखें? तो क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। कैसे, यदि किसी चीज को अंदर से भाग करेगा, उसको डिवाइड करेगा, तो हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, और यदि किसी को बाहर से डिवाइड करेंगे तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरनली कर रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ बाहर से कर रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात m की मतलब 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो m1 के साथ x2 की मल्टीप्लाई होगी, m2 के साथ x1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, नीचे रेशियो का सम करना है आपको, सिंपल सी बात है। तो 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहां से आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस रेशियो के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है। दूसरी चीज आप बोलोगे माइनस और प्लस, तो यदि वो अंदर से काट रहा है तो प्लस करेंगे, बाहर से काट रहा है तो माइनस करेंगे। अब इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल केस आता है मिड पॉइंट का, इसको हम बोलेंगे स्पेशल केस। ये तो केस थे, ये है स्पेशल केस। ठीक है, और ये एक ही केस है स्पेशल केस। क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इट इन 1:1। अब देखो, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो उसको किस में डिवाइड करेगा, 1:1 में, मतलब कि आधे आधे में डिवाइड करेगा। तो उस समय चाहे इंटरनली करे चाहे एक्सटर्नली करे, तो उस समय जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखो m1 और m2 की वैल्यू क्या बन जाएंगी आपकी 1, m1 1 और m2 की वैल्यू क्या बनेगी 1। तो उस समय यदि हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, किसकी, इंटरनली की, तो अभी इंटरनली लेके चल रहे हैं हम, तो x1 प्लस का x2, क्यों, m1 और m2 की वैल्यू तो 1 1 होगी, तो x2 या देखो x1 प्लस x2 कर दो या x2 प्लस x1, एक ही बात है, अपॉन 1 प्लस 1 2, ऐसी y1 प्लस y2 अपॉन 2। और देखो ये सिर्फ इंटरनली के लिए ही होगा, क्यों एक्सटर्नली के लिए क्यों नहीं होगा, देखो एक्सटर्नली में क्या है, नेगेटिव। यदि पहली बात तो एक्सटर्नली जो है वो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता है किसी भी लाइन का। यदि मिड पॉइंट है तो वो क्या होगा, उसको अंदर से काट रहा है, बाहर से काट ही नहीं सकता मिड पॉइंट होते हुए। समझिएगा यार की बात। दूसरी बात, ये प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है, क्यों, जब आपका 1:1 है, ठीक है, मिड पॉइंट पे, और यदि हम मान लेते हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से मान लेते हैं कि वो बाहर से काट रहा है, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब वो नॉट डिफाइंड है। नीचे यदि डिवाइड के नीचे 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो बस आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो एक्सटर्नली, देखो मिड पॉइंट हमेशा क्या करेगा, उसको अंदर से ही काटेगा, लाइन सेगमेंट को बाहर से नहीं काटेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपके जो 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक तो जब वो इंटरनल काटेगा किस रेशियो में, m1:m2 में, जब वो एक्सटर्नली काटेगा, और एक स्पेशल केस जब जो पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो एक मिड पॉइंट है, तो उसका जो रेशियो होगा वो यदि दिया हो या ना दिया हो रेशियो, यदि उसने मिड पॉइंट बोल दिया तो रेशियो क्या होगा 1:1, तो उस समय फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला जो है, सेक्शन फॉर्मूला जो टॉपिक है वो बस इतना ही है, और इसमें आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो फ्रेंड अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वो उन पॉइंट्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है आपका, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्लोप निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो व्हेन
ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद x axis then slope of a line h। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखो क्या है, ये आपका कोई क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, कोई थीटा, कोई लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है। तो इसका ये स्लोप है, वो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप को हम पहले तो देखो, अभी हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, अभी इक्वेशन छोड़ दो आप, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका जो है स्लोप क्या होगा, ठीक है। स्लोप होता है इस चीज का, जो ये ढलान होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। इस ढलान को हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो इसका जो ढलान है, जो स्लोप है, वो क्या होगा, तो इसमें मैथ में हम जो स्लोप होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो इसका जो एम होगा वो कितना होगा, टेन थीटा। स्लोप कितना होगा आपका, टेन थीटा होगा। अब यदि वो यहीं पे पूछ ले आपको, क्या यहीं पे दूसरा पॉइंट वो पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, इन्हीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जब कोई लाइन एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो उस समय उसका स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा। और उस समय उसकी इक्वेशन क्या होगी लाइन की, तो इक्वेशन का फॉर्मूला है आपका y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन है। तो इन चीजों का आप बहुत ही ध्यान से याद करना। अब फ्रेंड आप बोलोगे सर ये इक्वेशन कैसे निकाल दिया आपने, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये तो ठीक है हम याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन आपने निकाली कैसे, ये भी तो पता। देखो रटना एक अलग चीज है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप रटी हुई चीज को भी आसानी से भूल जाओगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चीजें आप कभी भी कैसे भी क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला भूल गए तो आपको तुरंत, आप कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप वहां से बना भी सकते हो। क्या, अब देखो कैसे, हमने आपको क्या बताया, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो ये इस एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, माना एक्स दूरी पे काट रही है, यहाँ से एक्स दूरी पे ये काट रही है, ऐसे ये लाइन इसको कहाँ पे काटेगी, कहीं ना कहीं वाई दूरी पे काट रही है। मतलब कि ये चीज ये होगी, ये भी तो हो गया। अब ये क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो है आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने लेक्चर डाले हैं, यदि आपको ध्यान होगा वो लेक्चर देखे हों, ठीक है। नहीं देखे तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, उन लेक्चर्स को देखिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो उसमें मैंने बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यदि मैं निकालूं तो टेन थीटा वाई ओवर एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये चीज बन जाएगी भाई, एक्स को इधर ले जाओ तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा, आपकी जो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। वो लाइन की इक्वेशन जब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, दूसरा जो पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या y इक्वल टू एक्स टेन थीटा बताया, और यहाँ पे टेन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, m से, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स एम बी या एम एक्स भी एक इक्वेशन होती है। तो यदि कहीं पे वो देखने को मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो भी आपकी एक इक्वेशन होती है, मैं लिख देता हूं। जब हम टेन थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, m से, तो आपकी एक और इक्वेशन बन जाएगी mx, ठीक है। मैंने और करके लिख दिया है। तो mx कब बनेगी, जब आपका टेन थीटा की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे m से, ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है जो सेकंड पॉइंट है आपका, ऐसे व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 जो है इस लाइन का, मतलब इन कोऑर्डिनेट से, इन पॉइंट से होते हुए जो लाइन जा रही है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो उस लाइन का जो स्लोप का फॉर्मूला है फ्रेंड क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका है। जो स्लोप है इसका फॉर्मूला जो है, क्या स्लोप का फॉर्मूला क्या है आपका, देखो स्लोप को मैंने पहले बताया m से डिनोट करते हैं। दूसरा y2 माइनस का y1 ओवर x2 माइनस का
x1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्लोप का जब कोई लाइन पास करेगी इन 2 पॉइंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है आपको, वहां पे वो दे देगा आपको किसी भी लाइन के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के, ए बी कोई लाइन है उसके 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दे दिया। और वहां पे आपसे क्या पूछेगा, लाइन ए बी का आपको को स्लोप बताना। तो स्लोप क्या होगा, एम से हम डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस का y1 ओवर x2 माइनस x1। ये होगी बात। अब बात आती है कि यदि इसी लाइन की वो इक्वेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, इसी लाइन की क्या पूछ ले, वो आपसे इक्वेशन पूछ ले, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। किस लाइन की, जो लाइन पास कर रही है इन 2 पॉइंट्स, इन 2 कोऑर्डिनेट से जो पास कर रही है उस लाइन की इक्वेशन कैसे बताओगे। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है इसका बताने का। क्या है इसका, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। अब हमारा m क्या है, यहाँ पे जो ये m है वो क्या है, m की वैल्यू है ये, तो यहाँ से इस वैल्यू को रख दो, y माइनस का y1 इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 ओवर x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, y एक टर्म को एक साथ और x को एक साथ ले लो, तो y माइनस का y1 ओवर y2 माइनस का y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस का x1। तो ये आपका इसका इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन आपकी ये भी है, इक्वेशन आपकी ये भी है। आप m निकाल लो सीधे इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, तो ये दोनों क्या हैं आपके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला जब है जब आपने m की ये वाली वैल्यू से इक्वेशन बनाई, और जब आप इसको सॉल्व करके m निकालोगे तो उस समय इक्वेशन ये बनेगी, मतलब इसको भी सॉल्व करके आप ये बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगी, ठीक है। तो ये तो होगी उस लाइन की इक्वेशन जो कि 2 दिए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से पास हो रहा हो, और ये उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे जब वो एंगल थीटा बना रहा हो तो उस समय उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला, और उस समय उस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब क्या आता है, अब आपका अगला पॉइंट जो आता है वो आता है किसी भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है। पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड ओरिजिन। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। आप इसका क्या निकालो, m निकाल लो, y2 माइनस y1 होता है, ओरिजिन क्या होता है आपका 0, ठीक है। तो 0 यहाँ पे क्या है 0 0 ओरिजिन, और ये क्या है आपका पॉइंट। तो क्या करोगे, y2 मतलब कि y माइनस ये 0 और x1 माइनस 0, ये तो आपका आ गया m, ठीक है। इसको हम दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू y1 ओवर x1 भी लिख सकते हैं। अब यहीं पे क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन पूछ लेता है। इक्वेशन क्या है आपकी y, ठीक है, y1 ये क्या है 0, तो y माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू m x माइनस 0। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा, और जब आप m की वैल्यू रख दोगे इसमें तो y इक्वल्स टू y1 ओवर x1 इंटू x। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका x1 y इक्वल्स टू y1 x। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपको ओरिजिन के साथ दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे तो 2 पॉइंट थे, और 2 पॉइंट में से जब एक पॉइंट क्या हो आपका ओरिजिन हो और एक पॉइंट दे रखा हो, तो उस समय फॉर्मूला जो बनेगा आपका इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब आपकी बात आती है अगला जो पॉइंट है वो है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं इसमें क्या, ये चीज क्या है, क्या पूछ रहा है, एन इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप
m and making an intercept c on the y axis is, देखिए इसको मैं इस डायग्राम से समझा देता हूं आपको। उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप m है और जो कि एक इंटरसेप्ट काट रहा हो y एक्सिस पे c। ठीक है, कोई लाइन है आपकी, अब वो इस तरीके से जा रही है, इस y एक्सिस पे c, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है c। ठीक है, तो इस c पे इस y एक्सिस को क्या कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कर रहा है और इसका स्लोप कितना है, स्लोप आपको दे दिया है m। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपकी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये है आपकी इस लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, इसका स्लोप जैसे भी आपको जो कंडीशन हो, ये दोनों पॉइंट दे रखे हो तो उससे आपका m निकल जाएगा, एंगल दे रखा होगा तो उससे m निकल जाएगा। m निकालने के मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट दे रखा है यही आपका क्या होगा, इस इक्वेशन में ऐड भी होना है। अब अगला जो पॉइंट आता है, जो अगली जो आपको ध्यान रखनी है, वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको देखते हैं। इसमें हमें से क्या पूछ रहा है, एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m। क्या बोल रहा है, कोई लाइन है वो पास कर रही है इस पॉइंट से और जिसका स्लोप क्या है, m है। उस लाइन की आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, अभी जो हमने इसमें जो ये वाले फॉर्मूले लगाए थे, बनाए थे, ठीक है, ये जो फॉर्मूले बनाए थे ये वाला, ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। कुछ नहीं है, y माइनस वाई वन का m x माइनस एक्स वन। देखो यहाँ पे मैंने इसको पूरा खोल के समझा दिया था, बस यहाँ पे उसी का छोटे, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, y माइनस का वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ आपको एक पॉइंट दे रखा है, वहां पे ओरिजिन और एक पॉइंट था और उस लाइन का क्या था, स्लोप था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ही है आपका, सिर्फ क्या है, एक पॉइंट। इसको आपको क्या दे रहा है, एक ही पॉइंट दे रहा है, ओरिजिन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया आपको, क्या बोला, सिर्फ एक पॉइंट है, इससे लाइन जा रही है, जिसका स्लोप m है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसकी इक्वेशन आपकी ये वाली बनेगी। ठीक है, तो और एक और आपका आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, यदि हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या पूछता है वो, एन इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट A and B on the x-axis and y-axis टिवली। अब ये क्या बोल रहा है कि आपकी कोई लाइन है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं किस तरीके से बोल रहा है ये। आपकी ये कोई लाइन है इस तरीके से, ये इस एक्स एक्सिस पे भी काट रही है और वाई एक्सिस पे भी काट रही है। एक्स एक्सिस पे काट रही है ए और इस पे काट रही है बी। तो और इस लाइन का जो है आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो इस लाइन की जो इक्वेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, बहुत ही सिंपल, एक्स ओवर ए, मतलब एक्स पे जितना काट रहा है उसको डिवाइड कर देंगे प्लस वाई पे जितना काट रहा है उसको डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 1। तो ये आपका फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। ये उस लाइन का फॉर्मूला है जब वो लाइन आपके एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे काटती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके ये कुछ फॉर्मूलेज हो गए, इक्वेशंस हो गई लाइन की इक्वेशन। जब वो पूछता है अलग अलग फॉर्म में कि आपको 2 पॉइंट दे दिए,
स्लोप दे दिया या 1 पॉइंट स्लोप दे दिया, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट दे दिया आपको, उस समय लाइन का पूछ सकता है, ठीक है। या आपको जैसे मैंने बताया स्लोप दे दिया, एंगल बना रहा है, एंगल के साथ दे दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आपका ये तो हो गया आपके उस टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इन फॉर्मूले के साथ। तो इन फॉर्मूलों को प्लीज ध्यान से इनको याद कीजिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो आपको, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स और जो ये फॉर्मूले अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए। जब तक आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं करोगे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और फ्रेंड मैं बता दूं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, दिल्ली हो, वहां पर मिनिमम टू मिनिमम यदि हम बात करें क्वेश्चंस की तो 3 क्वेश्चंस आपके मिनिमम बनते हैं। 3 ज्यादा बन जाए तो पता नहीं, 3 तो आपके इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस आपके सीधे ना आके घुमा के आएंगे, लेकिन होंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पूछ लेगा? एरिया पूछ लेगा। किसका? ट्रायंगल का। क्या देगा? ठीक है। तो यदि वो ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो क्या देगा? बेस देगा? हाइट देगा? नहीं देगा। क्या देगा? आपके पास ये ट्रायंगल है, इसका एरिया बताओ। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दे देगा x1 y1, बी के दे देगा x2 y2, सी के दे देगा x3 y3। तो आप बोलो इसका आप क्या निकालो? एरिया निकालो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका एरिया कैसे निकलेगा? अरे बेटा बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है एरिया का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल सी बात है, बस इसको ही कर दो हाफ। अब फ्रेंड बात करते हैं हम बेस की, कि सर बेस कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड बेस क्या है आपका? x2 y2 और x3 y3, यही तो बेस है। तो बस सिंपल सी बात है, इस बेस और हाइट का देखो, मैं आपको बेस और हाइट निकालना नहीं बताऊंगा, या आप इसका जो डेरिवेशन आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। मैं आपको सीधा जो है फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होगा आपका? x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका? एरिया का फॉर्मूला। किसके? ट्रायंगल के। तो जब भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए हों तो इसका फॉर्मूला। अब इसको याद कैसे रखोगे? बहुत आसान तरीका है। x1 के साथ y2 और y3 का डिफरेंस, x2 के साथ y3 y1 का डिफरेंस, और x3 के साथ y1 और y2 का डिफरेंस, बस। और उसको सम करके उसका हाफ कर दो। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बताओ आपको क्या पता था? यदि मैं नहीं बताता तो डिप्लोमा में क्वेश्चन आ जाता एंट्रेंस में कि एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट ये हैं, और बताइए उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो उस समय जो क्वेश्चंस हैं, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जो मैं लाइव टेस्ट ले रहा हूं उसमें ये सब क्वेश्चंस जो है मैं कवर कर रहा हूं, और साथ के साथ जो मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस की वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज में डाल रहा हूं, उसमें भी मैं इन चीजों को आपके लिए कवर कर रहा हूं। अब फ्रेंड कुछ चीजें आती है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि यदि लाइन पैरेलल हो, ठीक है, इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशंस दे दी आपको, ax प्लस by प्लस c, ठीक है, और एक दे दी a2x माइनस b2y माइनस c। तो उस समय उनकी जो है लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी, कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। तो वो चीजें हम देख लेते हैं पहले। देखिए पहले, 2 lines given by the equation ax plus b plus c equals to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash equals to 0। जब हम क्या बोल रहे हैं, 2 लाइन्स गिवन, हमें 2 लाइन दे दी जिनकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a डैश x प्लस बी वाई डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपको 2 लाइन दे दी हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं आपके। पहले क्या बनता है? पहला जो पॉइंट बनेगा आपका वो बनेगा पैरेलल का। क्या बनेगा? पैरेलल का। डेट इज
द स्लोप्स आर इक्वल, जब स्लोप जो है आपके इक्वल हो, तो जब स्लोप आपके इक्वल होंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो पैरेलल कब होंगे, लाइन जब भी पैरेलल होंगी जब उनकी स्लोप भी इक्वल होंगी, जब उनकी ढलान इक्वल होगी, ठीक है। जब एक की ढलान कैसी आपकी इस तरीके की है, ठीक है, इस लाइन की तरह, तो दूसरी पैरेलल जब ये होगी ना, जब इसकी भी ढलान ऐसी होगी, ठीक है। तो यही चीज, तो उसमें जो स्लोप्स हैं वो क्या है आपके इक्वल है, मतलब कि m1 इक्वल टू m2 है। दूसरी चीज इसमें क्या होगी, a ओवर a डैश इक्वल्स टू b ओवर b डैश, ये हो गया a ओवर a डैश इक्वल्स टू b ओवर b डैश, ये है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। तो आपकी लाइन जो है आप उसको बोल सकते हो पैरेलल, मतलब कि x का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में सेम है, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो सेम है इन दोनों की रेशियो से, तो लाइन क्या है आपकी पैरेलल है, और जो आपका स्लोप है वो क्या है आपका इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीजें पता चल गई। दूसरी चीज आती है इसकी परपेंडिकुलर की, क्या आती है, दूसरा पॉइंट आता है आपका परपेंडिकुलर का, तो लिखिए परपेंडिकुलर, जब आपकी लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस समय क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का क्या हो, वो -1। तो इसका मतलब आप आसान भाषा में इसको लिख सकते हो m1 इंटू m2, जब आपका -1 आ जाए, किसी भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 आ जाए, तो वो दोनों लाइनें कैसी हैं आपकी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लाइन क्या है, इक्वेशन ऐसी आएगी, इक्वेशन हमेशा ऐसी आएगी, क्या पूछेगा वो, स्लोप पूछेगा, स्लोप मतलब पूछेगा क्या कि वो परपेंडिकुलर है नहीं, तो उनके आप स्लोप निकाल लो, यदि वो स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो लाइन कैसी हो जाएंगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन क्या हम बोल सकते हैं, इफ, या हम निकाल सकते हैं, वो आपकी निकलेगी a डैश प्लस b डैश इक्वल्स टू 0, a डैश प्लस b डैश इक्वल्स टू 0, a डैश प्लस b डैश इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपकी इस चीज में बनेगी, ठीक है। अब फ्रेंड इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ दो फॉर्मूले बचे हुए हैं। एक तो है जब आपको 3 लाइन की इक्वेशन दे दी है और उसमें जो है आपसे पूछा है कि ये तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट हैं या नहीं, तो एक तो वो चीज बची हुई है, और दूसरी चीज जो आपकी बची हुई है वो है कि 2 लाइन है उनकी इक्वेशंस दे दिए हैं, ठीक है, और वो क्या है पैरेलल है, तो उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन के, मतलब कि ये दोनों पैरेलल हैं और इनकी आपको इक्वेशंस भी पता है, तो इसके बीच की ये जो दूरी है वो आपको निकालनी है, तो वो चीजें हम देख लेते हैं। और ये आपका जो है लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो फ्रेंड पहली चीज है आपकी वही डिस्टेंस वाली, हम देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। आपकी लाइन की इक्वेशंस क्या है आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है d। तो क्या करना है, c1 माइनस c1 ओवर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर माइनस c2 a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा। देखो ये तो मैंने बता दिया आपको जनरल फॉर्मूला, क्या बता दिया आपको, जनरल फॉर्मूला। अब बात वो बोलोगे सर ये जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या, देखो यदि लाइन पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, तो उस समय भी देखो एक्चुअली क्या है, ये लाइन पैरेलल के लिए ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन में मैंने आपको ध्यान हो, अभी पीछे जो फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो आपका क्या होता है, इनका रेशियो सेम होता है, इनका रेशियो सेम होता है। इसका मतलब यदि ये इसका रेशियो 1 है तो a जो है a डैश के बराबर हो जाएगा, तो वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो, आप यही फॉर्मूला याद रखो, यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। जब आपको a1, आपको क्या ना इस फॉर्मूले में आपको क्लियर रहेगा क्या भाई, इस इक्वेशन के फॉर्मूले यहाँ रखना है, इसमें से माइनस करना है इस इक्वेशन को, बस
आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। आप इस चीज को याद रखो, ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ध्यान नहीं रहने की, इस फॉर्मूले से आपको ध्यान रहेगा अच्छे से और निकाल भी दोगे। दूसरी बात आती है आपकी जो लास्ट टॉपिक है इस चीज का, वो है 3 लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 आर कॉन्क्यूरेंट। क्या है? कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट क्या होती है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो उस समय जो इनका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 जो होगा आपका वो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब बोलो सर ये तो सॉल्व करना नहीं आता। कुछ नहीं है, किसी एक से हम इसको एक्सपेंड करके आपके लिए आसान फॉर्मूला बना देते हैं। b2 यह सिर्फ आप एएमयू की यदि तैयारी कर रहे हैं, एएमयू पॉलिटेक्निक के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक तो इससे और ये इससे मैंने आपको बता दिया है, आप याद रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपके जब आप पॉलिटेक्निक करोगे तो उस समय भी आपके काम आएगा, उस मैथ में भी। ठीक है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो है यूपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं पूछे जाते इससे क्वेश्चन, इससे एएमयू पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। या फिर जो बच्चे 12th से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बिहार में भी। जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो आपके हो गए फॉर्मूले। यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, चैप्टर है, वो पूरा खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसके कि और भी बच्चे इसको देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जो है अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर कर सकें और अच्छी रैंक ला सकें और अपना गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकें। फ्रेंड इसके ऊपर जो आपकी चैप्टर वाइज जो हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, वो भी आपके अगली वीडियो में हम इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चंस हैं वो 10 या 12-15 क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। धन्यवाद।